अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंटलाइन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं अंजला ज़शान। नाज़रीन, बात हो रही है पाक भारत कशीदगी की, लेकिन ये सिर्फ कशीदगी नहीं बल्कि एक जंग थी। एक ऐसी जंग जो कि सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि फ़ज़ा में, समंदर में, मीडिया पर और जहनों में, और हम सबसे ज़्यादा अहम साइबर स्पेस पर लड़ी गई। हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो कि चालाक, मक्कार और शातिर जहनीत का हामिल है, मगर इसके साथ साथ हमने उससे पूरे तरीक़े से हर महाज पर शिकस्त दी, और वो भी अपनी उसूलों, अपनी नीयत और अल्लाह की नुसरत के सहारे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान की तारीख़ का वो फैसला कुन मोड़ साबित हुआ जिसने भारत की अस्करी बरतरी के गुरूर को पाश पाश कर दिया। हमारी अफवाज ने न सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दुश्मन की आंखों से ओझल साइबर मैदान में भी तारीख़ का सबसे बड़ा हमला किया, और एक ऐसा साइबर ऑपरेशन जिसने भारत के बिजली के निज़ाम से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक सब कुछ मफलूज करके रख दिया था। और इसके साथ साथ ये जंग हमारे नौजवानों की जंग थी जो कि फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स की सूरत में इंटरनेट पर, मीडिया पर और मैदान जंग में दुश्मन को भरपूर जवाब देते रहे। हमने न सिर्फ दुश्मन के राफेल तैयारे गिराए बल्कि S-400 को खामोश किया, हैबत तारी की, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है और उसकी अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं है। सीज़ फायर की बात भारत ने की, वही भारत जो कि 2 हफ्ते कबल तक हमें दुनिया के सामने तनहा करने की कोशिशें कर रहा था, और आज खुद अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सामने खलीजी ममालिक के दर पर दस्तकें दे रहा है। ये कामयाबी सिर्फ फ़ौज की नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। एक ऐसी कौम की जिसने इख्तलाफात भुलाकर कौमी परचम के नीचे इकट्ठा होकर दुश्मन को ये पैगाम दिया कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, और अब पाकिस्तान और भारत के DGMOs मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने जा रहे हैं, जहां पर एक अहम मौका है कि पुराने ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए, पुराने हिसाब बराबर किए जाएं और कश्मीर जैसे दरीना मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को बिल्कुल भी कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि अगर दुश्मन ने फिर कोई गलत फहमी पाली या हमला करने की कोशिश की तो जवाब पहले से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा सख्त और ज़्यादा वाज़े होगा, बल्कि फ़ैसला कुन होगा। तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं कि आगे इस पे हो क्या सकता है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अहमद हसन अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और मज़हर बरलास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियोज़ में अभी हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मज़हर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स कैपेबिलिटीज़ और इंडियन फेलियर के ऊपर। एक परसेप्शन जो ग्लोबली बना हुआ था कि एयर स्पेस में शायद भारत को बहुत ज़्यादा कमान हासिल है और वो सुप्रीमेसी के दावे कर रहा था, वो तासुर तो ज़ायल हुआ ही है। साथ साथ ये बताइए कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट हासिल थी एयर कैपेबिलिटीज़ में, वो तमाम तर चीज़ें आप कैसी देखते हैं? अंजला, बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा वक्त आप दे दीजिए ताकि मैं इंडियन एयर फोर्स और पाकिस्तानी एयर फोर्स का कंपैरिजन थोड़ा सा कर सकूं। देखिए, जब 47 में दोनों मुल्क अलग हुए हैं, पाकिस्तान बना है, तो जो दोनों मुल्कों के मुश्तरका जहाज़ थे उनमें से पाकिस्तान के हिस्से में 54 जहाज़ आए थे और इंडिया के हिस्से में 221 जहाज़ आए थे। अब पाकिस्तान एयर फोर्स के पास उस वक़्त ये रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स थी, तो पाकिस्तान को उस वक़्त काफ़ी मसाइल ये थे कि जो पायलट्स थे वो इंडियन ज़्यादा थे, वो इंडिया की तरफ चले गए, तो हमारे पास नहीं थे। फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने एक इश्तहार दिया, तो 30 पॉलिश पायलट्स हमारी एयर फोर्स के लिए आ गए। उसमें जो सबसे अहम नाम है वो मिस्टर तोरोविच का है, जो मिस्टर विलादी सिलाफ तोरोविच। उन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी पाकिस्तान के इस एयर फोर्स के प्रोग्राम में और पाकिस्तान के स्पार्को में। वो पाकिस्तान के होकर रह गए थे, पाकिस्तान एयर फोर्स में काम करते रहे। 1980 में फिर उनकी डेथ हो गई थी। अब हमें उन लोगों को, मिस्टर तोरोविच को, उसके बाद मिस्टर असगर ख़ान को, नूर ख़ान को, उन लोगों को फरामोश नहीं करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स में बहुत जान डाली। जी हाँ। और फिर ये जो हमारे 65 में सीसल चौधरी और MM आलम, उन्होंने जो कारनामे दिखाए वो भी हमारे इंडिया से आगे थे। तो हमारी एयर फोर्स हमेशा इंडिया से आगे रही। अब देखिए, हम नहीं कह रहे चलें हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में बहुत कुछ कह देंगे।
हम तो कह रहे हैं कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया आप देखिए, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ कह रहा है कि फ़ज़ाओं के बादशाह हैं पाकिस्तानी पायलट्स। एग्जैक्टली। अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है। अच्छा चीनी, अच्छा जो भारतीय जनरल हैं, जनरल शंकर, देखिए जनरल शंकर कह रहे हैं कि चाइना की चीज़ों को चीनियों से बेहतर इस्तेमाल किया है पाकिस्तानियों ने महारत के साथ। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है ये दुनिया भर से एक क्रेडिट दिया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कमाल कर दिखाया। अब ज़ाहिर है हमारा मीडिया तो सच बोलता है, हम तो लोगों के सामने सबूतों के साथ, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी सबूतों के साथ चीज़ें दिखाते हैं। अब इसमें हकीकत है, ये दुनिया को पता चल गया है कि हमने पहले घंटे में उनका 70% जो निज़ाम था सारा मिज़ाइल का और दूसरा डिफेंस के हवाले से, वो जाम करके रख दिया था, नकारा कर दिया था। हमने उनकी 26 एयरबेस उड़ाई, ये भी दुनिया को पता है। दुनिया अंधी तो नहीं, सेटेलाइट का ज़माना है, जदीद दौर है, तो सब कुछ देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, और दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने इनकी ठीक ठाक मरम्मत की है। और मोदी का वो जो गुरूर था, वो जो तकब्बर था इंडिया का, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए अब दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया देख रही है। और भारतीय मीडिया का जो झूठ बेनकाब हुआ वो भी दुनिया ने देख लिया। और अब हम नहीं कह रहे, अब तो इंडियन लोग कह रहे हैं। एग्जैक्टली। वो इंडियन जर्नल्स कह रहे हैं, इंडिया के दानिश्वर कह रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट के आप इजलास देखें, वहाँ मोदी बुत बन के बैठा हुआ है और किस तरह अरकान पार्लियामेंट तानजनी कर रहे हैं कि जनाबे वाला, जब आप में इतना दम ही नहीं था, जब आपने इतना तप्पड़ नहीं था, तो आपने क्यों पंगा लिया। हालांकि आप देखिए इसके बरक्स पाकिस्तान कहता रहा शुरू से, जब पहलगाम वाक़या हो गया, जब इन्होंने FIR दर्ज कर ली जो 10 मिनट के अंदर अंदर हो गई, हालांकि वहाँ से FIR दर्ज करने का मकाम भी कोई 30-35 मिनट के डिस्टेंस पे था, तो पाकिस्तान पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा, ऑफ़र की कि जनाबे वाला आप तहकीकात करा लें, आप गैर जानबदाराना तहकीकात करा लें, ये मुनासिब नहीं। वो इतने घमंड में थे, इतने गुरूर में थे कि उन्होंने सिंध ताश माहिदा भी मुअत्तल कर दिया, और उन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर बदला ले लिया। अब जो जंगी सलाहियत है उसमें पाकिस्तानी फोर्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आलमी दुनिया ने भी इसको तस्लीम कर लिया है। इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनने जा रही हैं आगे, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि वाकई पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो फ़ज़ाओं के बादशाह हैं। अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, अभी मज़हर साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि इंडिया खुद जाकर मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें और तरलों पर उतर आया है। ये कहिएगा कि इंडिया के लिए कितनी हजीमत है और कितनी बड़ी उनके लिए एक नाकामी है, फेलियर है कि वही इंडिया जो कि पहले कह रहा था कि हम किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब खुद जाकर अमेरिका और खलीजी ममालिक और UN के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी हजीमत है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें इंडिया का जो पिछले 10 साल के जो वॉर डॉक्ट्रिन से जो इनकी तैयारी थी, जो प्रेपरेशन थी, जो इनका पॉलिटिकल रिटोरिक था, जिस तरीके से इन्होंने पूरी कौम को अपने पीछे लगाया हुआ था, जो इन्होंने हिस्टीरिया बिल्ड किया हुआ था, उस सारे का सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत कायम है, और जो इंडिया की रियासती दहशतगर्दी की आइडियोलॉजी है, फैशिज्म है, हिंदुत्व का, अखंड भारत का, ग्रेटर इंडिया का, हिंदू राष्ट्र का, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अल्लाह के फजल से पिछले 4 से 5 दिन के अंदर डिसमेंटल हो गया, क्रम्बल कर रहा है, कांप रहा है, उसकी बुनियादें हिल गई हैं। इनकी जो दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री की जो एयर टू एयर ये बैटल हुई है हमारी जहाज़ों की, वो सबसे बड़ी थी। और दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ वॉर हिस्ट्री, मैंने आज तक कोई इस तरह का वाकया नहीं देखा कि जंग शुरू हुई हो दो बड़े ममालिक के दरमियान में, और जंग के पहले 2 से 3 घंटे में आपने दुश्मन के 5 एस फाइटर जेट्स गिरा दिए हों, और वो गिराने के बाद आपका एक जो रत्ती बराबर भी आपकी एयरफोर्स को नुकसान ना हुआ। और ये एक 5-3 घंटे के अंदर आपके पास टोटल एयर सुपीरियोरिटी थी, आप एयर डोमिनेट कर रहे थे, आपने उनकी एयर बेसिस को, उनका जो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर था सारे का सारा, उसको मल्टीपल जगह से फ्रैक्चर कर दिया था, वो ग्राउंड से उठ ही नहीं सके।
जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए अगले दिन ड्रोन्स भेजे, ड्रोन्स को आपने मार के गिरा दिया। और फिर उसके बाद जब ये मिसाइल अटैक्स की बारी आई तो फिर आपने उनको जंग के पहले 2 से 3 घंटों के अंदर ही आपने उनके सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके डीपूस को, उनके इंटेलिजेंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन सारों को आपने हिट किया और आपने उनको खड़ा ही नहीं होने दिया। सो ये एक ऐसी तारीख रकम हुई है कि अब दुनिया इसको पढ़ रही है। एक्चुअली पाकिस्तान की एयर बैटल के ऊपर जो बहुत बड़े थिंकर्स हैं और थिंक टैंक्स हैं वेस्ट के, वो इसको पढ़ना शुरू हो चुके हैं। इट वाज अ जियोपॉलिटिकल मिरेकल। और ये सारे का सारा ऑब्वियसली पूरी पाकिस्तानी जितने खुश हैं, जितनी पूरी दुनिया इसको हैरानी से देख रही है, इंडिया के लिए उतनी बड़ी ही ये जलाल है, उनके लिए हजीमत फेलियर है। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद हसन साहब, अभी डीजीएमओ का राबता हो चुका है, लेकिन सिर्फ राबते का जिक्र नहीं हो रहा था, ये भी बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात होंगे और आइंदा की जो स्ट्रेटजी है वो भी हमारे सामने आ सकेगी। ये मुज़ाकरात जो हैं अभी तक ताख़ीर का शिकार है टिल नाउ। तो ये जो ताख़ीर है, हम इसे कह सकते हैं कि यूजुअल एक्टिविटी है या ये अनयूजुअल कुछ है? और ये जो राबता हो चुका है, इसको आप कैसे देख रहे हैं अहमद साहब? जी देखें, राब्ता तो नॉर्मली जो अभी उसकी डिटेल्स आएंगी, अभी पता चलेगा। हमारी इंडियन मीडिया एक इंतहाई अपने आप को उसने पिछले 12 दिनों में तो साबित कर दिया है कि वो इंतहाई अनरिलायबल है। तो जब तक हमारी सोर्सेज की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आती तब तक हम इस पे एग्जैक्टली। कमेंट जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी खतरा टला नहीं है इंडिया की तरफ से। आप अगर इनके माइंडसेट को देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत नायाब विक्ट्री, एक रेयर विक्ट्री दी है। बट द वॉर इज फार फ्रॉम ओवर। जंग जारी है और ये एक बैटल है जिसको हम जीते हैं। इसके बाद जो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर होगा, इसके बाद जो पॉलिटिकल महाज के ऊपर होगा, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर होगा, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया से, जो हमारा दुश्मन है वो अपने दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, रीग्रुप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी इंडियन जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उसमें मोदी को हटा के योगी आदित्यनाथ को लेके आने की बात एग्जैक्टली। चल रही है कि वो फिर जी हाँ। पाकिस्तान से बदला ले। जी हाँ। सो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ये जंग अब रहेगी, ये खत्म नहीं हुई जंग। बीच में फेजेस ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कभी जंग थी नहीं, जैसे कि आज का दिन है। और फिर उसके बाद एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि वॉर दोबारा से इरप्ट होगी। जो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, जो जियोपॉलिटिकल एग्जैक्टली। बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके इंटरनल डायनामिक्स है इंडिया के, वो इस बात की तरफ क्लियरली इशारा कर रहे हैं। शाजिया चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। शाजिया साहिबा, वेलकम टू द डिस्कशन। शाजिया जी, ये बताइएगा, अभी अहमद साहब भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि ख़तरा अभी टला नहीं है और जो इंडियन नेशन का भी बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बार बार एक तरह से अपनी गवर्नमेंट को प्रोवोक किया जा रहा है। वो पाकिस्तानी अवाम का जो बिहेवियर है वो इंडिया की नेशन में ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगा। पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड, वी आर सेटिस्फाइड, मगर इंडियन नेशन उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं है और बार बार उनको प्रोवोक भी किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोवोकेशन हो रही है नेशन की जानिब से, वो भारतीय सरकार को दोबारा कोई कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर सकती है, या हम कोई ऐसा कदम दोबारा भारतीय सरकार की जानिब से देख सकते हैं आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है ये अदर वे अराउंड है। हाँ। नेशन को प्रोवोक किया गया है ठीक। पिछले इस पूरे सिनेरियो में। उनके मीडिया ने उनको प्रोवोक किया है। जब उनके ऊपर हमला हो रहा था, हम रिटेलिएशन कर रहे थे, यस। तो उनका मीडिया उनको बता रहा था कि पूरा पाकिस्तान उन्होंने फतह कर लिया है। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग है ये। उन्होंने जो कंज्यूम किया है, अब रियलिटी को फेस करना, और रियलिटी को यानी भी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी वो जो मीडिया से। नेशन का बिहेवियर है वो अब रिएक्शन के तौर पर सामने आ रहा है। जो मीडिया ने उनके सामने किया वो रिएक्शन के तौर पर उनका बिहेवियर उभर के आ रहा है। बिल्कुल, और वो इस चीज़ के लिए ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा शौक है कि उनको सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा है, हकीकत नहीं दिखा रहा है, वो तो शुरू दिन से दिखा रहा है हकीकत। अब जब पूरे की पूरे दुनिया का मीडिया जो है, वही बात कर रहा है जो हकीकत है, और ऑफ कोर्स वही बात पाकिस्तान कर रहा है, वो जब इंडिया में पहुँच रही है तो वो बिट्रेयल है उनके लिए। वो एग्जैक्टली। ये फ़ील कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, और इसके लिए वो फिर बहुत ज़्यादा अपने मीडिया पे भी कर रहे हैं तनकीद, और जितनी वो कर सकते हैं। और जो मीडिया है वो आके एक दो जो है वो माफ़ी भी बड़े-बड़े चैनल माँग रहे हैं, हमसे गलती हो गई है। बल्कि डीडब्ल्यू पे आपने देखा होगा, पूरी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पूरा एक जो है उसको पूरा एक घंटा जो है वो उसको दिया है एयर टाइम के, किस तरीके से इस पूरी कवरेज को इंडिया ने किया है, बाकायदा प्रूफ दिखा के। तो ये उनके लिए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ी एक उनकी जर्नलिज्म की डिमाइस है, मौत हो गई है जर्नलिज्म की वहाँ पे। किसका वो भरोसा करेंगे? आप, जंग है या अमन है, शहरी के पास
पाँव पे खड़े रहने के लिए खबर सच्ची आनी चाहिए। फिर चाहे दुःख है या खुशी है, इकट्ठे होके सब उसको निभा लेते हैं। लेकिन झूठ बताना और फिर वो सर पे पड़ना कि आपके लिए इतनी बड़ी हज़ीमत है, आप तो बुरी तरह से पिट चुके हैं, हार चुके हैं, जबकि आपका मीडिया आपको ये बता रहा था कि आपने तो लाहौर की बंदरगाह जो है वो फ़तह कर ली है। जी हाँ, जो कि तो आपको बंदरगाह तो है ही अगले नहीं, दिन पता जो चला कि कि एग्ज़िस्ट ही लाहौर नहीं लैंड करती, ड्रॉप पहले है। उन्होंने डिस्कवर किया है, फिर उसके बाद उन्होंने फ़तह कर लिया है। हाँ, और उसका दूसरा पॉइंट जो है उसकी तरफ आ जाते हैं कि ये डायलॉग जो है इसका क्या बनेगा? मतलब मैं तो कल से हर जगह पे यही बता रही हूँ, मेरी तो यही ऑब्ज़र्वेशन है कि ये डायलॉग वाली बात पे भी हमें बहुत ज़्यादा क्योंकि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, तो हम एग्ज़ैक्टली। डिप्लोमेसी को बिल्कुल इनकार नहीं करते। हुँ, हमारा बिलीव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इस पे बहुत उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हमारे साथ डायलॉग पे किसने बैठना है? हुँ, हुँ, मोदी ने या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, तो ये तो उसकी पॉलिटिकल मौत है। ये यस। तो सियासी तौर पे बिल्कुल वो मर जाएगा और बैठकर डिस्कस क्या करेगा? कश्मीर, सिंध तास का मुआहदा, और हमने तो उससे उसका दहशतगर्दी का रोल जो है वो डिस्कस करना है पूरे खित्ते के अंदर। हमारे तो 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं हुँ, कि हुँ, तुम इस पूरे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी स्पॉन्सर करना बंद करो, कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी बंद करो, नेचुरल रिसोर्सेज़ की, पानी की दहशतगर्दी बंद करो। इन 3 पॉइंट्स के लिए मोदी आके बैठ जाएगा, बात करेगा, और वो जो ये समझता है जयशंकर समेत कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, उनके जेस्चर्स ही इतने अजीब होते हैं। मुझे नहीं समझ आती इतना छोटापन इंसानों में, और ख़ास हुँ, तौर हुँ, पे जो खुद को लीडर्स कहते हैं उनमें आता कैसे है? लेकिन उनके जेस्चर जो ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है उससे बात की जाए। तो वो अब इस पूरे को यू टर्न लेना, ये गड्ढा मोदी ने इस तरह अपने लिए खोदा है कि अपने आप को कॉर्नर किया है कि पहले उसका ख़्याल था कि ये सब हलवा है, हुँ, हुँ, ना जंग के लिए तैयार हैं, ना मेरे जनरल जंग करना चाहते हैं, वो चलती हुई मीटिंग से उठ के बाहर जा रहे हैं। एक प्रोफ़ेशनल बंदा तो आपको बताएगा कि ये फुल स्पेक्ट्रम वॉर है, जिसके पास, हमारे पास तो वो सर्वेलेंस और वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, हमारे जी। पास तो वो सिक्योरिटी ही नहीं एग्जैक्टली है, अब मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान मोदी के एक्वायर पास कर कोई फेस चुका हो। सेविंग के लिए भी कोई एक पॉइंट नहीं बचा है। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। सलमान साहब ये कहिएगा, इस सारी सूरत हाल के बाद डू यू थिंक कि मोदी के पास अब कोई जवाब बचा है? क्योंकि अभी बिहार के इलेक्शन भी आने हैं और ये सारा ड्रामा हम सब जानते हैं कि बिहार के इलेक्शंस की वजह से रचाया गया था। तो फेस सेविंग का या वापसी का कोई राह मोदी के पास अभी बचा है कि वो अपनी अवाम में दोबारा कोई ड्रामा देखिए, रचा सकता है? इंटेलेक्चुअली तो फेस सेविंग यही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें, मफाहमत का रास्ता अख्तियार करें। लेकिन जैसे अभी चीमा साहिबा कह रही थी कि वो मोदी की सुसाइड भी है एग्जैक्टली और वो वो भारत मानेंगे का जो नहीं। नैरेटिव उसने बनाया है उसकी सुसाइड है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ जो है आइंदा आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में, महीनों में भारत की सियासत को एक और पाकिस्तान दुश्मनी की तरफ लेके जाएंगे। आज खबर मिली है कि शायद नरेंद्र मोदी आज रात को कौम से ख़ताब करने वाले हैं और उसमें भी वो पाकिस्तान पे ब्लेम गेम ही करेंगे, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश करेंगे। तो इससे सलमान साहब लगता इतना ही है आसान तो नहीं होगा ना। देखिए 2025 है, जो झूठ नहीं, मीडिया ने देखिए बोला, ना, जो वो तूफान हर मुल्क बदतमीजी अपना, बर्पा की, वो हर सब जानते मुल्क हैं। सच्चा या झूठा अपना जो भी नैरेटिव बनाएगा उसको उसने बाय तो करना है ना, उसने उसको चलाना तो है ना। तो वो जो बात अब की जा रही है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की, Yes. मैं कह रहा हूँ कि उसकी ऑप्शंस जो हैं वो बड़ी महदूद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर कोई इंटरनेशनल फोर्सेस उसमें कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करती, अमेरिका और चाइना ख़ास तौर पे, तो उसकी स्पेस कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। मैं आपको बताऊं, ये खुशफहमी होगी हमारी कि जी भारत जो है या इस वक्त की नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो कश्मीर के मसले पर आपसे बात करेगी, नहीं करेगी। वो टेररिज्म के इश्यूज़ के ऊपर कोई जॉइंट मैकेनिज्म की तरफ आएगी, वो पानी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। वो लिंगर ऑन तो कर सकती है, मुज़ाकरात की मेज़ भी सज जाएगी, लेकिन बामानी, जो कल मैंने आपको कहा था कि जी, बामानी मुज़ाकरात के जो ऑप्शंस हैं वो फिलहाल कम नज़र आते हैं, क्योंकि लग ये रहा है आने वाले दिनों में जो जितना प्रेशर मोदी पर बिल्ड हो चुका है और जितनी उसकी सियासी सुबकी हुई है और भारत के अंदर मोदी हुकूमत पर जितनी तनकीद हो रही है, उस पर उसका एग्रेसिव होना बनता है और वो एग्रेसिव होगा, चाहे उसके हक में हो या उसके मुखालफत में सामने आए, लेकिन वो एग्रेसिव इनिंग्स खेलेगा। क्योंकि अभी आने वाले इस बरस के अंदर 2-3 रियासतों के इंतखाबात भी हैं, बाहर के इंतखाबात भी हैं, वहाँ पर भी वो पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन बेचेगा, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश करेगा और अपनी आवाम को ये बताएगा कि मैं एक दहशतगर्द से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इतने इम्कानात नहीं है दोस्ती के और ताल्लुकात की बेहतरी के जितने हम समझ रहे हैं। और मुज़ाकरात पे अगर बात आती भी है तो मोदी के पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है और बहुत सारे जवाज़ात जो हैं वो भी मौजूद नहीं है। लेकिन छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं हमारे साथ।
वेलकम एक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, डे वन से हमने देखा जब ये राफेल तैयारे गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स का गिरना और J10C बनाने वाली कंपनी के शेयर्स का बढ़ना, तब से इकोनॉमिक फैक्टर तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को इसमें एज हासिल है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, आपने देखा होगा कि उसमें ज़बरदस्त मार्केट का हाल रहा और आगे आने वाले दिनों में जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी और इंडिया में इसके बरक सूरत हाल है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सारे सिचुएशन को भी? अंजला, आपने जो बात की है ये पूरी दुनिया पे यहाँ है कि राफेल कंपनी वाले परेशान हैं कि हमने आखिर जहाज़ इंडिया को क्यों दिए, और दुनिया के वो ममालिक जो असला साज हैं या जहाज़ फ़रोख्त करते हैं वो सब परेशान है कि हम इंडिया को तो नहीं देंगे कोई सिस्टम जी। जो एयर डिफेंस सिस्टम है देने वाले वो भी परेशान है, जो मिज़ाइल प्रोग्राम वाले हैं वो भी परेशान है कि जब इंडिया के पास ऐसी सलाहियत ही नहीं है, ऐसे माहिरीन ही नहीं है, तो हम इंडिया के हवाले करके अपनी कंपनियों का सत्यानाश क्यों करवाएं। अभी जो 2-3 बातें हुई हैं ना, जैसे अहमद साहब फरमा रहे थे कि जंग ख़त्म नहीं हुई, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, चूँकि इस पे बहुत सी बातें मैं भी करता हूँ। अब मुझे जो शाजिया चीमा साहबा के बकौल पता चला कि इंडियन मीडिया ने लाहौर में भी कोई बंदरगाह बना दी है। हमने तो लाहौर में कभी बंदरगाह नहीं देखी थी, लेकिन बना दी इंडियन मीडिया ने। अच्छा, जो बात सलमान साहब ने की है ना, ये दुरुस्त है कि उन पर प्रेशर है इंडियन क़यादत पर। आज रात को 8 बजे मोदी तकरीर करेगा। देखिए, प्रेशर इतना होता है कि कभी तो इंडियन अगर क्रिकेट मैच हार जाएं तो वो अपने खिलाड़ियों के घरों तक को जला देते हैं, हमले करते हैं। वो जज्बाती कौम है। अब उस जज्बाती कौम को इंडियन मीडिया ने दिखाया क्या था? अब मैं इंडियन ज़बान में अगर बात करूं तो उन्हें दिखाया था अंबानी और बीच में से निकला विजय माल्या। तो अब वो परेशान है कि भाई हमें तो ये दिखाया गया था कि हम ये कर देंगे, वो बड़े बड़े दावे किए थे, जैसे पूरा पाकिस्तान भी फतह कर लिया था। लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो रोना पीटना शुरू कर दिया है। एक कुछ मनाजर मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास भी हमारे जवान शहीद होते हैं, लाशें आती हैं, और हमारे जो उनके वर्सा होते हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई राह हक में शहीद हुआ है। मगर यही मनाजर मैं इंडिया के कुछ देखता हूँ तो वहाँ तो बड़ी हौलनाकी है, वहाँ तो ऐसा रोना धोना पड़ता है, और वहीं पे लोग मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वहीं पे लोग, मेरा ख्याल है कि आइंदा अब जितनी लाशें इंडियन चली गई हैं मुख्तलिफ़ घरों में, इंडिया को एक और बड़ा मसला दरपेश आएगा कि उनके यहाँ फ़ौज में लोग भर्ती नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और करना चाहता हूँ, जो रात को अपनी यूथ को क्रेडिट दिया हमारे जनरल अहमद शरीफ ऑफ मानावाला, तो उन्होंने जो क्रेडिट दिया है, मैं समझता हूँ हमारी यूथ ने बड़े महाज पे लड़ा है। हमारी यूथ ने इतना लड़ा कि भारत को सोशल मीडिया के सारे सेक्शंस बंद करना पड़े। भारत को, अच्छा, हमारा मीडिया भी खूब लड़ा कि भारत को हमारा मीडिया भी बंद करना पड़ा, और इंटरनेशनल मीडिया का सच भी वो नहीं देख पाए कि इंटरनेशनल मीडिया के भी बहुत से चैनल उन्होंने बंद हर महाज पर हम कह सकते हैं मज़हर साहब के पजीराई मिली है, हमारी क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ, इंटीग्रिटी में इजाफा हुआ, हमारी एयर फोर्सेस को दुनिया में जाना गया, उन्हें माना गया, पहचाना गया, फिर हमारे मीडिया की तारीफ़ की गई, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है। और भारत ने इसके बरक्स सिचुएशन है, वहाँ पे सिर्फ उन्हें लॉस के अलावा कुछ नहीं हुआ है और हम सिर्फ गेन करें। सलमान साहब, आप इस सारी सूरत पर कमेंट ही कीजिएगा कि अभी IMF के साथ जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं 12 से 22 मई के दरमियान, तो ये अब क्या लगता है आपको कि पाक भारत कशीदगी के बाद मुज़ाकरात का होना, किन चीज़ों पर मुज़ाकरात होंगे और किन चीज़ों पर बात की जाएगी? IMF को कोई खदशात हो सकते हैं इस कशीदगी को लेकर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ना, अगर जंग बढ़ती आगे, और अभी ये जो सीज़ फायर हुआ है या जंगबंदी हुई है, अगर ऐसा ना होता, यकीनी तौर पे IMF के कंसर्न होते। ठीक है। और कोई फ्यूचर के अंदर भी IMF ने इस सारी चीज़ों को देखा होगा
और ख़ास तौर पे जिस तरह से ट्रंप ने इसमें इंटरवीन किया है, तो मेरा ख्याल है कि जंग बंदी वाला जो मामला है वो तो अब समझ आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, और वो ये है कि भारत का जो एजेंडा है वो ये रहा है कि वो पाकिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज रखे, क्योंकि वो ये समझता है कि पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज होगा उतना भारत के मफाद में है, इस खित्ते के अंदर भारत की जो बालादस्ती है वो मेंटेन रहेगी। तो वो किसी ना किसी तरीके से, जो कल मैं कह रहा था कि भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ता रहेगा पाकिस्तान के अंदर, और प्रॉक्सी वॉर जो है उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक, तो शाहज़ाद जी आपका कमेंट क्या है सारी सिचुएशन पर? एक तजवीज़ ये भी है कि इसमें IMF के सामने ये तजवीज़ भी रखी जाएगी, ये बात भी रखी जाएगी कि हम अपने डिफेंस बजट में इजाफा करने जा रहे हैं, तो IMF के लिए ये बात जो है वो काबिल एतराफ़ होगी? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इकोनॉमी मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, और मैं ना ही ऑनेस्टली दावा करूंगी कि मुझे पता है कि IMF जो है वो किस बुनियाद पे कर्जे जी हाँ। देगा या नहीं। मैं गट फीलिंग के हिसाब से कह सकती हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि अभी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमी को बुनियादी तौर पे बेटर ही होना चाहिए, चीज़ें वो तो स्टेबल हो हो रही है रही हैं, ऑब्वियसली, हमारी चीज़ें स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रेंथन हो अच्छी रही चल हैं। रही है, उसमें बेहतरी हो रही है और बिल्कुल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, और अंजला, यही मैं एक मेरी बात अर्ज़ जो है करना वो चाहता हूँ। फर्स्ट हैंड। जी मज़हर साहब मुख्तसर कंप्लीट कीजिएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज रात पहले मोदी को देखिए, वो किस तरह कहेगा कि मैंने हमने जनता की रक्षा करनी है, हमने जनता की ये कसम खाई है, और मेरे सारे नेता जो हैं वो ये कहते हैं। वो मोदी की बढ़ के पहले सुन लें कि वो क्या कहता हाँ, है। जितना भारतीयों को इंतजार है ना उतना नहीं, हम भी इंतजार करें कि वो कौन अगर से नए मैं कुछ ड्रामे के ऐड साथ कर सामने आते हैं। ट्रांसमिशन का वक्त अख्ताम को पहुँचता है और हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।